दूसरों की भूमि हड़पने वाला देश कैसे बना। दरअसल शीत युद्ध काल में रूस को रोकने के लिए पश्चिमी शक्तियों ने चीन को एक मोहरा समझकर उसे प्रोत्साहित किया, परंतु ये देश नेपोलियन के शब्द भूल गए कि चीन एक सोता हुआ ड्रैगन है, इसे जगाना मत वरना सारे विश्व को झकझोर देगा। वास्तव में चीन यह समझ चुका था कि रूस की क्रांति करने के हथकंडे विफल हुए और उसे ले डूबे, इसलिए सैनिक क्षमता के साथ साथ आर्थिक शक्ति बनना भी उसके लिए आवश्यक है। इसी क्रम में लोभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने चीन को उत्पादन के लिए अपनी कर्मभूमि बनाया। चीन में मजदूरों को कोई अधिकार तो है नहीं, सो उन्हें वहाँ भरपूर मुनाफा कमाने का मौका दिया। उन्हें हड़ताल का डर भी नहीं था, पर वे यह भूल गई कि इस प्रक्रिया में चीन को एक आर्थिक शक्ति बना रही है। जाहिर है, कुछ पश्चिमी देशों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यदि अपनी नीतियां नहीं बदली तो चीन चंद कट्टर आतंकी देशों से साठगांठ कर दुनिया को आर्थिक और मानसिक दास बनाने की स्थिति में पहुंच सकता है। चीनी युद्ध सामंत माओ ने 1949 में ही चीन को महाशक्ति बनाने का जो सपना देखना प्रारंभ किया था, उसे अब शी जिनपिंग साकार करने का भयंकर प्रयास कर रहे हैं। चीन ने पहले पड़ोसी देशों की जमीनें हथियाकर अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया, फिर अविकसित देशों को कर्ज देकर उन्हें अपने जाल में फंसाना शुरू किया। तिब्बत पर सबकी चुप्पी और नेहरू काल में भारत द्वारा चीन को हर अंतर्राष्ट्रीय संगठन में समर्थन का मुआवजा तो भारत ने भुगता ही, पर बाकी विश्व भी सोता रहा। पाकिस्तान तो शुरू से ही चीन का एक प्रांत बनकर रहा। तालिबान और अल-कायदा के उद्भव के बाद चीन ने अपना ध्यान उधर लगाकर कट्टरपंथियों को मौसेरे भाई बना लिया। इसका सबूत है मुसलमानों पर चीन के अत्याचार, इस पर इस्लामी मुल्कों की चुप्पी और संयुक्त राष्ट्र संघ या अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसकी सांठगांठ। चीन ने इन सब के साथ मिलकर शतरंज की एक बिसात बिछाई। चीन इस समय उदारीकरण का लाभ उठाकर सांस्कृतिक और शैक्षिक साम्राज्यवादी बनने का भी प्रयास कर रहा है। शिक्षा के निजीकरण से पैसे का जो लोभ पश्चिम के शिक्षा संस्थानों में आया और उसमें मौका देखकर चीन ने अपने लाखों विद्यार्थी वहाँ भेज दिए। यही नहीं, उसने कई विश्वविद्यालयों में अपने पैसे से चेयर स्थापित करवाए और कई देशों में सांस्कृतिक केंद्र भी खोले। लोग समझते रहे कि चीन उदारीकरण के रास्ते पर है, परंतु वे चीन के असली मंसूबों को समझने में असफल रहे। सच्चाई तो यह है कि चीनी साम्यवादी अधिनायकवाद में कोई भी विद्यार्थी या शिक्षक बिना साम्यवादी दल की अनुमति के विदेश नहीं जा सकता। जिन्हें बाहर भेजा जाता है उनका पूरी तरह ब्रेनवॉश किया जाता है। मज़े की बात यह है कि चीनी सरकार खुद असंवैधानिक तौर पर भी अपने नागरिकों को इन देशों में भेज रही थी। 1949 में जो चीनी माओं के डर से पलायन कर गए थे, वे भी
बाद में चीनी सरकार के समर्थन और प्रशंसक बन गए। चीन लगातार अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाता रहा। अपना दमखम वह आए दिन अपने पड़ोसियों को दिखाता रहा। उसका उद्देश्य एक ही था, आर्थिक और भौगोलिक विस्तार। इन सभी तैयारियों के बावजूद चीन यह समझ चुका था कि वह केवल सैन्य और आर्थिक शक्ति के आधार पर ही विश्व में अपना वर्चस्व जमा सकता है। ट्रंप के कार्यकाल की अमेरिका की आर्थिक नीतियों ने इस धारणा को और मजबूत किया। तब चीन के आजीवन सम्राट जिनपिंग ने एक नया पासा फेंका। आज ऐसे तथ्य सामने आ चुके हैं कि 1999 से ही चीन जैविक युद्ध की तैयारी कर रहा था। पश्चिमी ताकतें और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां जाने अनजाने इसमें भी चीन की मदद कर रही थी। इसका जीता जागता प्रमाण है वुहान की वह प्रयोगशाला, जिसे स्थापित करने में उन्होंने चीनी की मदद की और वहां पर किए जा रहे शोध को बढ़ावा दिया। इस बाजी को जीतने के लिए चीन ने 3 चालें चली। सबसे पहले उसने कई देशों में साम्यवाद समर्थक अपने प्यादों को आगे बढ़ाया। यह आशंका है कि अमेरिका, फ्रांस और भारत जैसे कई देशों में हुई हिंसा के पीछे चीन समर्थक तत्व हो सकते हैं। पाकिस्तान और तुर्की की मदद से कट्टर धर्मावलंबियों ने भी चीन का साथ दिया। दूसरा पासा, चीन ने अपनी सैन्य शक्ति का झांसा दिखाकर कभी दक्षिण चीन सागर में अपने युद्धपोत भेजे, कभी ताइवान और जापान के पास लड़ाकू विमान, कभी अमेरिका को धमकी दी और कभी लद्दाख और गलवान में उपद्रव किया। धन्यवाद।